शादी के दूसरे दिन सास ने मेरी कार बेच दी ताकि मैं बसों में धक्के खाऊं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस कार के साथ मैंने उनके बेटे का सबसे बड़ा राज भी खरीद लिया था। शादी के सिर्फ 2 दिन हुए थे। पिछली रात तक मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी। 4 साल के रिश्ते के बाद आखिरकार मेरी और रोहन की शादी हो गई थी। गुरुग्राम के एक शानदार होटल में हुई उस शादी में सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन सपने अक्सर सुबह टूट जाते हैं और मेरी जिंदगी का सपना शादी के दूसरे दिन सुबह 8 बजे टूट गया। मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी कि अचानक मेरी नजर नीचे हाईवे पर गई। मेरी सफेद एसयूवी वहां नहीं थी। पहले मुझे लगा शायद रोहन कहीं गया होगा, लेकिन अगले ही पल मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, क्योंकि मेरी कार के बिना मैं कहीं नहीं जाती थी और रोहन के पास अपनी अलग कार थी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। ड्राइंग रूम में मेरी सास कमला देवी आराम से सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मैंने पूछा, मम्मी जी, मेरी कार कहाँ है? उन्होंने बिल्कुल सामान्य अंदाज में चाय की चुस्की ली और बोली, ओहो, वो मैंने बेच दी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। क्या? मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी हैरानी क्यों हो रही है? घर की बहू को इतनी महंगी कार की क्या जरूरत? हमारे परिवार की औरतें बसों और ऑटो में चलती हैं। मैंने 25 लाख की गाड़ी 18 लाख में बेच दी। अच्छा सौदा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कार मेरे पापा ने नहीं खरीदी थी। मैंने उसे अपनी नौकरी के पैसों से खरीदा था। मैं नेहा हूँ, उम्र 30 साल, एक अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कंपनी में सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर। पिछले 8 सालों से दिन रात मेहनत करके मैंने अपनी पहचान बनाई थी। वह कार मेरी पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन मेरी सास ऐसे बात कर रही थी जैसे उन्होंने कोई पुराना फर्नीचर बेच दिया हो। मैंने तुरंत रोहन की तरफ देखा। वह डाइनिंग टेबल पर बैठा मोबाइल चला रहा था। रोहन, तुम्हें पता था? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने बिना सिर उठाए कहा, माँ ने जो किया होगा सोच समझ कर किया होगा। इतना इमोशनल मत हो यार। कार ही तो थी। उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। शादी से पहले यही आदमी मुझे कहता था कि मेरी हर चीज का सम्मान करेगा। आज मेरी सबसे कीमती चीज उसकी माँ ने बेच दी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मुझे गुस्से से ज्यादा हैरानी एक और बात पर हुई। कमला देवी ने कार बेचते समय एक बात नहीं सोची थी। उन्हें नहीं पता था कि वह कार सिर्फ कार नहीं थी, उसमें एक जीपीएस ट्रैकर और हाई क्वालिटी डैश कैम लगा हुआ था। मेरी कंपनी अक्सर महंगे सामान की ढुलाई करती थी, इसलिए सुरक्षा के लिए मैंने खुद वह सिस्टम लगवाया था। उस डैश कैम का क्लाउड बैकअप मेरे फोन में ऑटोमेटिक सेव होता था। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। बाहर से मैं शांत थी, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। मैंने अपना लैपटॉप खोला और डैश कैम का क्लाउड अकाउंट लॉगिन किया। मेरा इरादा सिर्फ यह देखने का था कि कार किसे बेची गई है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो मैंने देखा उसने मेरे पूरे अस्तित्व को हिला दिया। रिकॉर्डिंग शादी से लगभग 3 हफ्ते पहले की थी। उस दिन रोहन मेरी कार लेकर नहीं गया था। कैमरा ऑन था। वीडियो में रोहन एक कैफे के बाहर खड़ा दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद एक महिला उसके पास आई। वह महिला कोई अजनबी नहीं थी। मैंने उसे पहले भी देखा था। उसका नाम रिया था। रोहन मुझे हमेशा बताता था कि वह उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन रिकॉर्डिंग में जो बातें हो रही थी वे किसी दोस्ती जैसी नहीं थी। रिया ने हंसते हुए पूछा, तो आखिर शादी हो ही रही है? रोहन मुस्कुराया, बस कुछ दिन और, फिर सब आसान हो जाएगा। रिया ने कहा, और नेहा? रोहन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे हाथ सुन पड़ गए। बस शादी होने दो, उसके नाम वाली प्रॉपर्टी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर हम आराम से प्लान करेंगे। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। मैंने वीडियो रोक दिया। कुछ सेकंड तक मैं स्क्रीन को घूरती रही, फिर खुद को संभालकर वीडियो दोबारा चलाया। रिया हंस रही थी। और अगर उसे पता चल गया तो? रोहन ने आत्मविश्वास से कहा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वह मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। जिस आदमी के साथ मैंने 4 साल बिताए थे वह मुझे प्यार नहीं, एक निवेश समझता था। मैं चाहती तो उसी पल नीचे जाकर हंगामा कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि भावनाओं में लिया गया फैसला
अक्सर कमजोर पड़ जाता है। मुझे सबूत चाहिए थे। अगले 3 दिन मैंने बिल्कुल सामान्य बहू की तरह व्यवहार किया। कमला देवी को लगा कि मैं कार वाली बात भूल गई हूँ। रोहन को लगा कि मैं अभी भी उसकी हर बात पर भरोसा करती हूँ। लेकिन इन 3 दिनों में मैंने चुपचाप उनके हर झूठ का हिसाब जमा करना शुरू कर दिया। मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाले। मैंने उन दस्तावेजों की कॉपी ली जिन पर शादी के बाद रोहन मुझसे जल्दबाजी में साइन करवाना चाहता था। मैंने रिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले और धीरे धीरे एक ऐसा जाल सामने आने लगा जिसने साबित कर दिया कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि मेरे पैसों और संपत्ति तक पहुंचने की योजना थी। चौथे दिन रात को जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, कमला देवी फिर से अपने त्याग और संस्कारों का भाषण दे रही थीं। आजकल की लड़कियां पैसे कमाकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हैं। उन्होंने कहा, शादी के बाद सब कुछ पति का होता है। मैंने पहली बार मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से अपना फोन मेज पर रख दिया। सही कहा मम्मी जी, मैंने शांत आवाज में कहा। शादी के बाद सच भी सबका हो जाना चाहिए। रोहन ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी। मैंने फोन की स्क्रीन ऑन की। उस पर वही वीडियो रुका हुआ था जिसमें वह रिया से बात कर रहा था। मैंने प्ले बटन पर उंगली रखी और जैसे ही रोहन ने स्क्रीन पर अपना चेहरा देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कमला देवी की मुस्कान भी गायब हो गई, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बहू को वे सीधा सादा समझ रही थी, वह चुप जरूर थी, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं थी। और असली खेल अब शुरू होने वाला था। डाइनिंग टेबल पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने अचानक कमरे की सारी आवाजें खींच ली हों। मेरा फोन मेज पर रखा था और स्क्रीन पर रुका हुआ वीडियो साफ दिखाई दे रहा था। रोहन का चेहरा पीला पड़ चुका था। कमला देवी घबराकर कभी उसकी तरफ देख रही थी, कभी मेरी तरफ। मैंने बिना कुछ कहे वीडियो प्ले कर दिया। अगले कुछ सेकंड में पूरे कमरे में सिर्फ रोहन और रिया की आवाज गूंज रही थी। बस शादी होने दो, उसके नाम वाली प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे मेरे कंट्रोल में आ जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही कमला देवी कुर्सी से खड़ी हो गई। यह झूठ है, उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। रोहन ने तुरंत फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे पहले ही फोन अपने हाथ में ले लिया। बैठ जाओ रोहन, मैंने पहली बार इतनी ठंडी आवाज में कहा कि वह सचमुच वहीं रुक गया। अभी तो यह शुरुआत है। मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक एक करके वे सारे दस्तावेज स्क्रीन पर दिखाने लगी जो पिछले 4 दिनों में मैंने जुटाए थे। बैंक रिकॉर्ड्स, ईमेल, चैट, स्क्रीनशॉट और कुछ ऐसे कागज जिन पर शादी के बाद मुझसे जल्दबाजी में साइन करवाने की कोशिश की गई थी। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। रोहन और रिया पिछले 1.5 साल से लगातार संपर्क में थे। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी से पहले ही एक बिजनेस खोल रखा था जिसमें पैसा लगाने की योजना मेरी बचत और निवेश से पूरी की जानी थी। कमला देवी सब कुछ जानती थी। यही कारण था कि शादी के दूसरे दिन से ही वे मुझे आर्थिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। पहले कार, फिर बैंक अकाउंट्स, फिर संपत्ति, सब एक योजना का हिस्सा था। रोहन ने आखिर हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं हंस पड़ी। गलत? तो क्या तुम्हारी आवाज एआई ने बनाई है? क्या ये चैट्स नकली है? क्या ये बैंक अकाउंट्स किसी और का है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। कमला देवी ने तुरंत नया हथियार निकाला। जो भी हो, अब तुम इस घर की बहू हो। शादी हो चुकी है। ऐसी छोटी मोटी बातें हर घर में होती है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मम्मी जी, कार बेच देना छोटी बात थी। मेरे पैसों पर कब्जा करने की योजना छोटी बात थी। मुझे मूर्ख बनाकर शादी करना छोटी बात थी। अब उनके चेहरे पर भी जवाब नहीं था। उसी समय मैंने अपना बैग उठाया और एक फाइल बाहर निकाली। यह वही दस्तावेज था जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शादी से 1 हफ्ते पहले मैंने एक फैसला लिया था। मैंने कहा, क्योंकि मैं अकाउंटिंग और रिस्क मैनेजमेंट में काम करती हूँ, इसलिए मैं कभी भी बिना बैकअप प्लान के कोई बड़ा कदम नहीं उठाती। मैंने फाइल खोली। यह प्रीमिचुअल एग्रीमेंट नहीं है।
क्योंकि भारत में उसकी कानूनी स्थिति सीमित है। लेकिन यह एक कानूनी घोषणा है जिसमें साफ लिखा है कि मेरी शादी से पहले की सारी संपत्ति, निवेश, शेयर, एफडी, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी रहेगी। और इसकी नोटरी तथा रजिस्ट्री दोनों हो चुकी है। रोहन के चेहरे से आखिरी रंग भी उड़ गया। वह समझ गया था कि जिस लड़की को उसने आसान शिकार समझा था, उसने पहले ही अपने चारों तरफ कानूनी सुरक्षा का किला बना लिया था। लेकिन असली झटका भी बाकी था। मैंने दूसरा दस्तावेज निकाला और यह मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कार की बिक्री का रिकॉर्ड है। कमला देवी चौंक गई। तो मैंने जवाब दिया, तो यह कि जिस कार को आपने बेचा वह सिर्फ मेरे नाम पर थी और बिना मालिक की लिखित अनुमति के उसकी बिक्री गैर कानूनी है। यानी आपने धोखाधड़ी की है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, मैंने अभी तक पुलिस में शिकायत नहीं की है, लेकिन अगर करनी पड़ी तो कार खरीदने वाले व्यक्ति से लेकर बिक्री में शामिल हर व्यक्ति तक की जांच होगी। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। पहली बार उन्हें समझ आया कि सामने खड़ी लड़की भावुक होकर रोने वाली बहू नहीं, बल्कि कानूनन और वित्त दोनों समझने वाली प्रोफेशनल महिला है। अगले दिन मैं अपने ऑफिस चली गई। वहां पहुंचते ही मैंने एक और कदम उठाया। मेरी कंपनी के लीगल विभाग ने पूरे मामले की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास पर्याप्त सबूत है। उसी शाम रोहन का फोन आया। उसकी आवाज में पहली बार डर था। नेहा, बात करके सुलझा लेते हैं, मैंने शांत स्वर में कहा। 4 साल तक मैं बात करती रही। अब मेरी बारी खत्म हो चुकी है। अगले कुछ हफ्तों में स्थिति पूरी तरह बदल गई। कार की अवैध बिक्री का मामला खुलने के बाद खरीदार ने खुद वाहन वापस करने की पेशकश कर दी, क्योंकि उसे कानूनी परेशानी नहीं चाहिए थी। रोहन और कमला देवी को एहसास हो गया कि खेल उल्टा पड़ चुका है। लेकिन भगवान की विडंबना देखिए, जिस बिजनेस में वे मेरी बचत लगाना चाहते थे वह बिना निवेश के शुरू ही नहीं हो पाया। उधर मेरी कंपनी ने मुझे सिंगापुर प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंप दिया। मेरे करियर की सबसे बड़ी पदोन्नति मेरे सामने थी। लगभग 3 महीने बाद फैमिली कोर्ट में हमारी आखिरी सुनवाई थी। जज ने दोनों पक्षों की बात सुनी। रोहन के वकील के पास कहने के लिए बहुत कम था, क्योंकि रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और वित्तीय सबूत साफ थे। कोर्ट से बाहर निकलते समय रोहन ने आखिरी बार मुझसे कहा, क्या 4 साल का प्यार इतना सस्ता था? मैंने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, नहीं, 4 साल का प्यार बहुत कीमती था, लेकिन तुमने उसे अपनी लालच से सस्ता बना दिया। वह सिर झुकाकर खड़ा रह गया। 6 महीने बाद मैं सिंगापुर में अपने लिए ऑफिस की 32वीं मंजिल से शहर की रोशनी देख रही थी। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मेरे पास फिर से मेरी कार थी, मेरा करियर था, मेरी आजादी थी और सबसे बड़ी बात, मेरा आत्मसम्मान था। उसी शाम मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। यह कमला देवी का था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज समझ आया कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, नौकरानी नहीं। मैंने संदेश पढ़ा, मुस्कुराई और फोन बंद कर दिया, क्योंकि कुछ माफियां जवाब नहीं मांगती। वे सिर्फ इस बात का प्रमाण होती हैं कि देर से ही सही इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया। और उस दिन मैंने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता तो उसके लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं होती। बस इतना काफी होता है कि आप अपनी कीमत पहचान लें, क्योंकि जो लोग आपको कमजोर समझकर आपका फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे बड़ा जवाब आपकी सफलता देती है, आपके आंसू नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।